आईएनडी विशेष में इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और कट्टर हिंदूवादी नेता भी हैं। हाल ही में जो फैसला आया था बाबरी जो ढहा था उसमें उनको क्लीन चिट मिली है। मेरे साथ हैं जयभान सिंह पवैया जी। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो ये फैसला आया CBI के जो स्पेशल कोर्ट का, जिसमें आपके साथ जितने जो बड़े नेता हैं और 32 जो लोग हैं जिनको सबको क्लीन चिट दे दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फैसले के पहले बरी होंगे, सजा मिलेगी, इस तरह की दुविधा या इस तरह के सवाल हमारे जहन में नहीं थे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गौण होता है। जब हम अपने जीवन में एक साध बना लें कि बस जब अंतिम यात्रा हो तो भगवा कफन में लपेट कर हो, तो फिर जेल में जाना और नहीं जाना, हम सलाखों के भीतर जाते तो राम जी का काम करते और सलाखों के बाहर रहे तो राष्ट्र का कार्य कर ही रहे हैं। इसलिए फैसला व्यक्तिगत रूप से जीवन में गुणा भाग लगाकर राष्ट्र की सेवा कभी होती नहीं है, ये मेरी मान्यता है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि पिछले 28 सालों से जिस तरह से हिंदू नेताओं, हिंदू संगठनों और संतों को विश्व भर में बदनाम करने की कोशिश की गई, जलील करने की कोशिश की गई, उसका पर्दाफाश हो गया। वो लोग बेनकाब हो गए जिन्होंने उस समय केंद्र सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की केंद्र सरकार, इस तरह का कूट रचित एक षड्यंत्र बुनने का काम किया था। अदालत के फैसले को मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का श्री राम जन्मभूमि के मामले में फैसला जितना ऐतिहासिक है, जितना अभूतपूर्व है, हाँ, और जितना साफ है, उतना ही भारत के न्यायिक इतिहास में CBI के विशेष अदालत का फैसला है। मैं तो भारत की न्याय प्रणाली को नमन करता हूं। इसलिए ये हिंदू आस्था की विजय है, ये उस आंदोलन की सच्चाई की विजय है और पराजय है उन लोगों की जिन्होंने आजादी के बाद से अभी तक लगातार हिंदुओं के सम्मान, अस्मिता, संस्कृति, भारत की संस्कृति को पददलित करने की कोशिश करके देश में राजनीति की है, वोट बैंक के खातिर राजनीति की है। जी, चलिए, आपके मन में आप विचलित नहीं थे, फैसला आने वाला था, आप निकले भी थे यहाँ से लखनऊ, आप कह के ही निकले थे कि आपका मन बिल्कुल भी किंचित भी जो है विचलित नहीं है। फैसला आ गया, जब फैसला आया तो फर्स्ट आपके मन में थॉट क्या आया था उस समय? हल्की सी निराशा भी आई कि मैं महीने भर का जो सामान लपेट कर ले गया था, लोटा, लंगोटी, रामायण जी, दवाएं, और ये मन बना के गया था कि जमानत होने में महीना भर तो लग ही जाएगा। हाँ। जब सामान लौटा कर लाए, इसका तो मन पर हल्का सा असर था कि मजा नहीं आया। हाँ। लेकिन खुशी का तो ठिकाना नहीं था। ठिकाना इसलिए नहीं था कि अदालत ने, न्यायाधीश जी ने जो समरी पढ़ी और जो पहली लाइन पढ़ी, हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 6 दिसंबर 92 की घटना है, ये नियोजित नहीं थी, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। अगर कॉन्स्पिरेसी होती तो अशोक सिंघल जी मिट्टी और बालू से कार सेवा करने की अपील नहीं करते। अगर ये नियोजित और संगठित घटना होती ढांचा गिरने की, तो ये जानकर भी कि हमारे भगवान उस ढांचे के अंदर बैठे हैं, कोई संगठित योजना में उसको नहीं तोड़ा जाता। और तीसरी बात ये कि जिनको आरोपित बनाया है उनके बारे में कुछ भी सबूत CBI पेश नहीं कर पाई। हाँ। भाई, आडवाणी जी को कहा इन्होंने ढांचा तोड़ा, मुझे कहा ढांचा तोड़ा, मेरे ऊपर तो ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जिसमें
लूटपाट की धारा है, डकैती की धारा है, राजद्रोह के समतुल्य देश में उपद्रव करने की धारा है, षड्यंत्र बुनने की धारा है, प्रशासन के साथ में हमने दुर्व्यवहार किया, उद्दंडता की, न जाने कौन कौन सी धाराएं, जिसमें 6 साल से लेकर आजीवन कारावास तक था। कोई एक फोटो तो पेश किया जाता है जिसमें हम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एक वीडियो फिल्म को भी तो प्रमाणित कर देते जिसमें हम लोग भाषण दे रहे हैं। और इसलिए 28 साल तक चलने का मतलब ही ये है कि जो कूट रचित दस्तावेज रचे गए उसमें कुछ पेश करने के लिए था ही नहीं। इसलिए उसको खींचते चले गए कि देश में जो अल्पसंख्यक वोट बैंक की भट्टी है राजनीति और सत्ता की रोटी सेकने की, उसको बुझने न दिया जाए। भाई, आप 28 वर्षों में जब एक सबूत पेश नहीं कर रहे हैं, हर समय तो हमारी सरकार नहीं थी, दिल्ली में तो बिल्कुल ही हमारी सरकार नहीं थी, तो आपको रोका किसने? उत्तर प्रदेश में भी सरकार अभी कुछ सालों से आई है, तब भी हम वहां नहीं थे, तो सीबीआई को दबाव किसने डाल दिया होगा? दबाव नहीं डाला, सीबीआई को उस समय लाचार किया गया कि हम जो बोल रहे हैं वो नाम लिखिएगा, वो नाम लिखिएगा। अब आज की तारीख में जो बौखलाहट दिख रही है और किंतु परंतु लगाए जा रहे हैं, अदालत पे उंगली उठाई जा रही है, उसका मायना इसलिए नहीं है कि आपको बहुत समय मिला था 28 सालों का, कोई तो प्रमाण दिया जाता। कोई बाबरी ढांचे के लिए तड़पने वाली आत्माएं कागज लेके खड़ी हो जाती हैं अदालत में, अदालत एंटरटेन करती। जी चलिए, लेकिन अगर हम देखें तो लिब्रान कमेटी जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने बातचीत पे कहा है कि उन्होंने तो सारे तथ्य दिए थे कि ये जो था ये सुनियोजित था, बिल्कुल प्लान्ड वे में किया गया। उन्होंने कहा मैंने सारे तथ्य दिए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा मैंने तो कितने साल पहले ये दे दिए थे। देखिए, ऐसा है, मैं जांच कमेटी और कमीशनों की बात नहीं कर रहा हूं। कमीशन इसलिए बनाए जाते हैं कि कमीशन बनने के बाद में कोर्ट में वो मामला ले जाया जाता है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को मामला सौंप दिया गया था। क्या सीबीआई के संज्ञान में लिब्राहन कमीशन के दस्तावेज नहीं रहे होंगे? क्या सब कुछ पेश किया होगा, लेकिन आप न्यायालय के बारे में ये समझने की कोशिश करिए कि अदालत सबूतों के आधार पर फैसला करती है। क्या लिब्राहन कमीशन ने कोई सबूत पेश कर दिए थे? कोई वीडियो फिल्म पेश की थी कि आडवाणी जी ढांचा तोड़ रहे थे, ऋतंबरा जी तोड़ रहे थे? कोई कागज पेश किया था? जो अखबारों की कटिंगें अदालत में पेश की गई हैं, उसमें कोई एक प्रेस नोट ऐसा है जिस पर दस्तखत मेरे जैसे आदमी के हैं? या कोई टैप इंटरव्यू है किसी के पास? तो ये कहना व्यर्थ है। और ये जो प्रलाप कर रहे हैं आज कमीशन के नाम पर, या वो कह रहे हैं कि कोई जादू से तो नहीं गिर गई है, न्याय के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अभी तो विशेष अदालत का फैसला है, आप ऊपर की अदालत में जाइए ना, हम स्वागत करेंगे। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि आप दुनिया के किसी भी न्यायालय में चले जाइए, आप मुंह की खाएंगे, मुंह की खाएंगे, मुंह की खाएंगे। चलिए मुझे ये बताइए, चलिए अब तो फैसला एक तरह से आ गया, आप सब लोग बरी हो गए हैं। आप लोग इतने सालों तक इस चीज से जूझते रहे, आप जैसे अडवाणी जी हैं, उमा भारती हैं, आप हैं, बड़े बड़े नेता हैं। जब ये फैसला आया, आप सब लोगों ने आपस में बात की, कुछ शेयर किया, मतलब उन दिनों की याद ताजा की, अभी का फैसला ताजा किया, कुछ ऐसा शेयर किया आप लोगों ने? देखिए, 93 के दिसंबर में हम सीबीआई की अदालत में पहली बार पेश किए गए थे। और उस समय आडवाणी जी से लेकर डॉक्टर जोशी जी, कल्याण सिंह जी, विनय कटियार जी, मैं स्वयं, आचार्य गिरिराज किशोर जी और शिवसेना के लीडर सतीश प्रधान जी, हमने अदालत को कहा कि हम जमानत नहीं लेंगे। क्यों लें? ये झूठे केस के आधार पर हम क्यों जमानत लेंगे?
हमें जेल भेज दिया गया। 13 दिन तक देश की इन विभूतियों के साथ में रहा। 13 दिन का संग बहुत होता है। मैं तो उम्र में सबसे कम था, तो मुझे तो सबने मिलकर प्रीफेक्ट बनाया हुआ था जेल का। अच्छा। और उन दिनों का सत्संग, उन दिनों की जेल की चर्चाएं जब मिलते हैं तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। बाद में मैं राजनीति में गया तो आडवाणी जी के साथ में तो कम से कम मेरे वही संबंध रहे जो जेल में एक गार्जियन का प्यार मुझे मिला था, मेंटोर जैसा। एक परिवार है आंदोलन लड़ने वाला। हाँ, हाँ। एक परिवार बन गया। और मैं आपको उन दिनों के उत्पीड़न के बारे में जरूर मुझे बार बार याद आती है, कितना मेंटली टॉर्चर हम लोगों को किया गया। 93 की शुरुआत की बात है, मैं बुरहानपुर में धर्म सभा ले रहा था। मुझे खबर मिली कि लखनऊ से सीबीआई का दस्ता आया है जिसने ग्वालियर में माधोगंज के आपके घर पर और चिनौर मेरा गांव में वहां बहुत बड़ा फोर्स ले जाकर छापा मार दिया है। 5 साढ़े 5 घंटे तक मेरे घर के कोने कोने को छाना गया। मेरे गांव में तो तमाशा लग गया कि पता नहीं क्या पाप पवैया जी ने किया होगा, क्या चीज चुरा कर ले आए हैं। मुझे फरार होना पड़ा। मुझे संगठन का आदेश मिला कि जब संगठन कहेगा तब आपको हाजिर होना चाहिए। मैं जब लखनऊ में अदालत में पेश हुआ तो मैंने वो डीएसपी को पूछा जिसने छापामार कार्रवाई की थी। मैंने कहा कि 5.5 घंटे क्या ढूंढा? बोले सर बाबरी ढांचे की ईंट ढूंढ रहे थे, मगर ईंट हमको कहीं मिली नहीं। देशभक्ति के गीतों की डायरी मिली, टेलीफोन की डायरी मिली, मेरे भाषणों की कैसेट मिली, वो पोटली बांध कर लखनऊ में आज तक जमा है। मुझे वेश बदल बदल कर मालवा से लेकर ग्वालियर और चंबल के कई कस्बों में छुप कर रहना पड़ा और ऐसे ढूंढा जाता था। हमको याद आ जाता था स्वतंत्रता आंदोलन का समय जब हिंदुस्तानियों के साथ क्या व्यवहार होता था। इस देश ने छद्म धर्म निरपेक्षतावाद के शासन में हिंदुओं के साथ ये अन्याय देखे हैं। मगर मैं एक बात बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन ये संसार का सबसे बड़ा और व्यापक आंदोलन था किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। आजादी के आंदोलन को हम लोग सबसे बड़ा आंदोलन मानते हैं, लेकिन क्षमा करिए कि आजादी के आंदोलन से कई गुना बड़ा आंदोलन ये था। आजादी का आंदोलन शहरों तक सीमित था। आजादी का आंदोलन समझदार लोगों तक सीमित रहा होगा जो देश की आजादी के बारे में सोचते थे, लेकिन 3.5 लाख गांव तक तो रामशिला पूजी गई थी जुलूसों के साथ में। जिस आंदोलन में 3.5 लाख गांव जुड़ा हो और लाखों तरुणाई प्राण हथेली पर लेकर निकल पड़ी, वो ऐसा अयोध्या आंदोलन। इस आंदोलन पर शोध होंगे दुनिया में इस बात पर कि 2 लाख से ज्यादा कारसेवक 6 दिसंबर 92 को मौजूद था। 2 दिसंबर से पहुंच गए थे, मगर एक मुसलमान को, एक विधर्मी को खरोंच आने की घटना अयोध्या में नहीं हुई है। एक ठेले वाले का सामान लूटने की घटना कहीं नहीं लिखी गई है। 2 लाख लोग भी अनुशासित रह सकते हैं। है कहीं दुनिया के इतिहास में कि आंदोलनकारी 2 लाख हो और उस शहर में दुकानदार अपने को सुरक्षित मानता हो उनके कारण? इसलिए ये रिसर्च का विषय है। ये आंदोलन को आप एक मंदिर का आंदोलन मात्र मत मानिएगा। ये जो आपको बौखलाहट दिख रही है असदुद्दीन ओवैसी जी से लेकर और वो बाबरी कमेटी के उनका मियाँ जी का नाम मैं नहीं जानता, जिलानी जी, मुझे शिष्टाचार के कारण जी बोल रहा हूँ। अगर वो टेररिस्ट ग्रुप से होते तो शायद मैं जी नहीं बोलता, किसी कीमत पर नहीं बोलता। उनको दिक्कत क्या हो रही है? अगर ये आंदोलन का हमको बरी मानकर पटाक्षेप मान लिया गया तो इनकी जीविका कैसे चलेगी? इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और ये कांग्रेस से लेकर जितने सूडो सेकुलरिस्ट लोग हैं, ये जो एक गैंग है राजनीतिक दलों का गठबंधन, ये इसलिए परेशान नहीं था।
अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर या ढांचे के लिए जो मातम मना रहे थे कि मंदिर बन जाएगा, इनकी परेशानी का कारण ये है कि भारत आजाद होने के बाद से ही नेहरू जी के काल से साम्यवादी विचारधारा के साथ उनका जो मिश्रण बनाकर भारत की आजादी के बाद रचना की गई, उसमें एक पराभवी मानसिकता के साथ हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को तैयार किया गया। और ये पराभवी मानसिकता कैसी? एक विदेशी लुटेरा आता है बाबर नाम का, उसका सेनापति कहाँ जाता है तोड़ने को? राम जन्मभूमि, भारत के परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार आराध्य राम जी की जन्मभूमि को तोड़ता है। क्या वहां पैसा मिल रहा था? उसको पता था कि हिंदुस्तान का प्राण हिंदुस्तान की आस्था में है, ये मान बिंदुओं में है। इसलिए एक अवतरण स्थली मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को औरंगजेब ने ध्वस्त किया, लाल पत्थर की इमारत खड़ी कर दी। एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ पर जाकर ज्ञानवापी नाम की इमारत खड़ी कर दी। ये विदेशियों के विजय के चिन्ह हैं भारत में। और ये उसी तरह हैं जैसे किसी के ड्राइंग रूम में एक लाठी टांग दी जाए और उसको बताया जाए कि तेरे ग्रैंडफादर को गुंडों ने इसी लाठी से मारा था जी। वो गुंडों के विजय की प्रतीक लाठी उसकी पीढ़ियों में हीन भावना भरने के लिए लटकाई जाए। इसलिए आत्मसम्मान से रहित भारत, स्वाभिमान शून्य भारत और वोट बैंक एक विशेष किस्म का जो बनाया गया नेहरू जी के काल से, वो वोट बैंक सुरक्षित तभी रह सकता है जब तक हिंदुओं को लांछित किया जाता रहेगा। जी, आपने ये तो बहुत अच्छा शेयर किया, बताया कि कैसे आप लोगों ने समय बिताया था जेल में। आप लोग सब इमोशनल हो जाते हैं जब भी वो बात करते हैं। लेकिन जब ये फैसला आया, जिस दिन ये फैसला आया, उस समय आप लोगों ने क्या इमोशंस शेयर किए? क्योंकि आप सब लोगों ने बात की होगी आपस में, तब क्या इमोशंस आप लोगों ने शेयर किया उस दिन जब ये फैसला आया? उसके बाद हम लोग भाव विवल थे मेरे जैसे 2-3 लोग जो कह रहे थे कि ये सामान ग्वालियर वापस ले जा रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं जिनके यहाँ राम धड़कता हो, जिनकी रगों में राम बहता है दिन और रात। हाँ। आप सच मानिए कि मैं किसी दिखावे के लिए, किसी पाखंड के लिए, किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिए अयोध्या आंदोलन से नहीं जुड़ा। राम मेरी आस्था है और हृदय से आस्था है। मेरे लिए राजनीति दोयम दर्जे की चीज है। अगर कोई मुझे चुनने के लिए कहेगा तो मैं राम को चुनता हूँ, राजनीति को नहीं। आपको पता है कि जब रामशिला पूजन चल रहा था और मेरे कैसेट्स पर बैन लगने लगे मध्य प्रदेश में, इंदौर में बैन कर दी गई, पहले गुना में बैन की गई, और उस समय मैं था कहीं सेवा में। अब उसके जिक्र इस युग में करना बहुत प्रासंगिक नहीं है। तब उस समय के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने मुझसे बुलाकर पूछा कि आपको राम चाहिए कि रोटी चाहिए? मैंने यूं बिना तारीख का त्यागपत्र वोरा जी के मुखारबिंद पर रख दिया था, पे डेट डाल लेना। मैंने राम पर न्योछावर किया उस समय भी। इसलिए हम लोगों के लिए भावनात्मक विषय है और राष्ट्र निर्माण का विषय है। राम मंदिर की गहराई को लोग नहीं समझते हैं, इसको धार्मिक मुद्दा समझ लेते हैं। इससे देश का टेम्परामेंट बदल रहा है। माननीय मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री के बनने के बाद से देश में जो एक वैचारिक क्रांति सी आपको दिखाई दे रही है, देशवासियों में, युवाओं में। कैप्टन अभिनंदन की प्रतीक्षा में डिनर की थाली से घरों में हाथ नहीं लगाए जा रहे, देखना चाहते हैं कि टीवी पर भारत का बेटा कब आ रहा है। ये जो ज्वालामुखी आया है राष्ट्रवाद का, इसकी पृष्ठभूमि में, इसकी बुनियाद में राम मंदिर जैसे आंदोलन ही रहे हैं। अपरोक्ष रूप से ये धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन था और इसके बड़े प्रभाव पड़ते हैं देश के मानस पर, देश के जीवन पर। चलिए, अब हमने इतनी सारी बात की इसके बारे में, अयोध्या मसले पे, थोड़ा सा हम ग्वालियर के बारे में बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, समय से पहले हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप, इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, 22 विधायक सिंधिया जी के साथ आए, आप लोगों, बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई, वो 22 लोगों को फिर से टिकट मिल रहा है और उस टिकट के कारण
जो बाकी भाजपा के पुराने लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सालों से जुड़े लोग हैं, वो दरकिनार हो गए। अब उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग प्रकार का दल है। जो कांग्रेस से आए हैं उन नेताओं को भी उन्होंने पहले भी सोचा होगा और उनकी समझ में भी आ रहा है सबके, ये नेता केंद्रित पार्टी है ही नहीं, व्यक्ति केंद्रित नहीं है। यहाँ किसी के फोटो पर चुनाव जीते और हारे नहीं जाते हैं। हमारा जो मूल पूंजी है वो कैडर है, कार्यकर्ता है, और हमारे यहाँ अनुशासन की लक्ष्मण रेखा बहुत कठोर है। कार्यकर्ता का मूल्यांकन जितना भाजपा में होता है उतना किसी राजनीतिक संगठन में नहीं होता है, इसलिए किसी के कोई दरकिनार करने का सवाल नहीं है। इसी को राजनीति कहते हैं, जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये बात आप ठीक कह रही हैं कि जो जिनके खिलाफ ही चुनाव लड़े होंगे उनका काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसा ही व्यक्ति कर सकता है। कठिन तो होता है, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि सब इस गंगा में घुल मिल जाएंगे। ये तो बड़ा विशाल प्रवाह है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, और वातावरण पूरी तरह कंफर्ट हो चुका है। शुरुआती दिनों में लगता है सामान्य कार्यकर्ता को, इसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन सभी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनको पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी की कार्यशैली उसको समझ लिया है। कांग्रेस नेता विहीन हो गई है अंचलों में। ग्वालियर चंबल अंचल में भी लीडरशिप लगभग साफ हो गई है कांग्रेस की। कार्यकर्ता जो बचा खुचा है वो कार्यकर्ता भी निर्णय नहीं कर पा रहा है, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा का एक बड़ा कारण वो होगा, क्योंकि कांग्रेस में छत्र परंपरा रही है। रीजन का रीजन साफ हो गया हमारे यहाँ, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है सब कुछ। और इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा इश्यू और कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके कारण वो जीत की उम्मीद का सपना देखे। जी नहीं, आपने कहा कि ठीक है अब सब घुल मिल गए हैं, शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम थी। कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेताओं को भी तो एक्सेप्ट करने में टाइम लगा होगा, और कांग्रेस को भी बीजेपी के संघ के कल्चर में रमने में तो समय लगेगा ना। आप लोगों का क्या, बीजेपी थोड़ा कलेक्टिव लीडरशिप है, वहां तो ऐसा है नहीं, वहां तो सिंगल लीडर है, तो ये टाइम नहीं लगेगा, दिक्कतें नहीं आएंगी? नहीं, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपको भिंड, मुरैना और ग्वालियर के भी एक हिस्से में सड़कों पर सवेरे नौजवान दौड़ते हुए मिल जाएंगे 5 बजे। आप पूछेंगे कि आप इतनी लंबी दौड़ क्यों लगा रहे हैं? बोले फौज में भर्ती होने के लिए। और वही नौजवान और फौज में भर्ती क्यों होना चाहते हैं? तो 90% बोलेगा कि रोजी रोटी के लिए, रोजगार, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी के लिए दौड़ लगाकर मिलिट्री में जाने वाला ग्वालियर चंबल का नौजवान जब भर्ती हो जाता है तो भर्ती होने के तत्काल बाद उसके संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि वो फिर केवल रोटी के लिए फौज में काम नहीं करता, वो भारत के लिए काम करता है, देशभक्त हो जाता है। वो एक देशभक्त हो जाता है। कारण कुछ भी रहे हो भारतीय जनता पार्टी में आने के नेताओं के, कांग्रेस से, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो सब भाजपा के राष्ट्रवाद में ओतप्रोत हो जाएंगे और पार्टी की कार्यशैली को समझ लेंगे। जो नहीं समझ पाएंगे उनका भविष्य बेजान है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, जाते जाते आप IND24 के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? नहीं, मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि दुनिया का इतिहास बताता है कि केवल आबादी के कारण, केवल भूगोल बड़ा होने के कारण कोई देश महान नहीं हो जाता है। हमारी आबादी बड़ी है, हमारा भूगोल बड़ा है, संपदा हमारे पास है प्राकृतिक। देश महान होता है कि उस आबादी में से देश के लिए जीने वाले कितने लोग हैं,
इस पर देश की महानता निर्भर करती है। हम सबको अपने मन में एक संकल्प जरूर लेना चाहिए, देश ने मुझे क्या दिया, ये नारा लगाते लगाते कभी कभी ये सोचें कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में देश को क्या दे रहा हूं। यही मोदी जी की इच्छा है, यही भारतीय जनता पार्टी का सोच है। अगर एक एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा ये सोचना शुरू कर दे तो हम बड़े से बड़े संकट से अपने आप को उबार सकते हैं। हाँ। और भारतीयों में ये चीज है, तभी हम कोरोना जैसे विशाल संकट से इतने बड़े जनसंख्या वाले देश को अराजकता के आगोश में जाने से बचाए रहे। और ये भारतीयों की इच्छा शक्ति है, एक जीने का तरीका है, जिसके कारण हिंदुस्तान, अमेरिका तक की व्यवस्था गड़बड़ा गई है अर्थव्यवस्था, लेकिन हिंदुस्तान अपनी जीवटता के कारण आज भी खड़ा हुआ है। चलिए, आपने IND 24 से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे जयभान सिंह पवैया जी, जो आपने सुना उनको कि कितने इमोशनल हैं वो, जो हुआ था अयोध्या में और अब जो अयोध्या का फैसला आया। उन्होंने कई सारी बातें हमसे साझा की कि वो जो आंदोलन था वो क्या था। आंदोलन नहीं था, वो दिल से निकली हुई एक बात थी। वो कहते हैं कि उनके लिए राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, राजनीति नहीं है। वो राम के लिए राजनीति को कभी भी छोड़ सकते हैं। और पूरी घटनाक्रम को उन्होंने हमसे शेयर किया, उस समय क्या हुआ, कैसा रहा, क्या माहौल था, और कैसे कि वो अपना पूरा सामान पैक करके गए थे 1 महीने का। जिस दिन फैसला आना था उससे पहले, इस तैयारी से कि शायद 1 महीने उन्हें जेल पे रहना पड़े और जमानत तो 1 महीने के बाद मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि मुझे पूरा सामान लेके बाहर वापस जो है ग्वालियर लौटना पड़ा, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है कि अब जो है लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि राम का जो आंदोलन है उससे जो है आगे आने वाले समय में देश हित और युवाओं को एक अलग सा मार्गदर्शन मिलेगा। तो IND विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।